मैं डॉक्टर निखिल शर्मा आज आपके साथ कोविड रिलेटेड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड-19 बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, ये क्या बीमारी है, इसका क्या टेस्ट कौन-कौन से टेस्ट हैं और क्या-क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रहेगा कोरोना वायरस महामारी का परिचय। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। इसके सामान्य लक्षण हैं बुखार, दस्त, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, कुछ रोगियों में मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, नाक बंद, नाक बहना, गले में खराश होना या दस्त जैसे सिम्पटम्स आ सकते हैं। संक्रमण ग्रस्त होने की पुष्टि के बाद के मामलों में 80% 70 से 80% ऐसे केसेस होते हैं जिनको किसी भी तरह के कोई गंभीर या सीवियर सिम्पटम्स नहीं आते। सिर्फ 6 इन्फेक्ट होने वालों में से 6 में से सिर्फ एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको सांस लेने में तकलीफ या उनको सीवियर सिम्पटम्स आते हैं। अब आगे रहेगा कोरोना वायरस कैसे फैलता है। जब कोविड-19 से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह या नाक से निकली बूंदों द्वारा यह रोग फैलता है। ऐसे मुख्य 2 प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट कोविड-19 से ग्रस्त रोगी या संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थूक की बूंदें सतहों और कपड़ों पर कई दिनों तक जीवित रह सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी संक्रमित जगह को कपड़े को छूने से उसके बाद अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से ये बीमारी फैल सकती है। कोविड-19 के पनपने की अवधि 1 से 14 दिन। किस समूह के लोग कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित होने के अधिक खतरे में? कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों और उनके परिवार के सदस्य, संपर्क में आने वाले लोग, ये लोग सबसे ज्यादा हाई रिस्क में रहते हैं। अगर किसी के घर में कोविड-19 का एक पॉजिटिव केस है तो उसी के घर के रहने के जो परिवार वाले लोग हैं वो या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और जो लोग जो पहले से ही किसी कोमॉर्बिडिटी जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऐसी किसी भी डिजीजेस जो अनकंट्रोल्ड हैं, वो वाले पेशेंट्स हाई रिस्क पेशेंट इसके अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। आगे है कोरोना वायरस की जांच। अब कोरोना वायरस की जांच की आवश्यकता कब आ सकती है और कैसे? सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मुख्य रूप से ये व्यक्ति में पाया गया है जिनमें उसका कोई लक्षण हो या पिछले कुछ दिनों में वो किसी संक्रमित या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है। कोरोना वायरस के लिए किन लोगों का परीक्षण करना है? उन सभी व्यक्तियों का जिनमें लक्षण मौजूद है और जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, अस्पताल में भर्ती सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर निमोनिया के जो पेशेंट्स हैं, इनके अंदर सबका कोरोना वायरस का टेस्ट या जांच करनी आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क हाई रिस्क कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें आए हों तो उनका जो टेस्ट है वो 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में किया जाना चाहिए। अब उच्च जो हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनमें से वो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिनके घर में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट पहले ही हो, के घर के परिवार वाले, या फिर जिनके पास कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि मैंने पहले बताया हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर या निमोनिया। तो ये जो केसेस ये वाले टाइप पेशेंट्स हैं या लोग हैं, इनका टेस्ट होना जरूरी है, हाई रिस्क में रहते। उसके बाद कोरोना वायरस टेस्ट के जांच के प्रकार। कोरोना वायरस के जो टेस्ट है उसके 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक है RT-PCR की सबसे एक्यूरेट टेस्ट है, बट इसका जो रिजल्ट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आता है। और जो दूसरा टेस्ट है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाम से ही रैपिड एंटीजन टेस्ट नाम है रैपिड,
तो इसका रिजल्ट जो है वो आधे घंटे के अंदर हमें मिल जाता है। बट इसकी एक्यूरेसी आरटी-पीसीआर से कम रहती है। तो अगर किसी पेशेंट में लक्षण पाए जाएं और उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो हम उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि उनको कोविड-19 है या नहीं। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट ही पॉजिटिव आ जाता है, तो वो उसके बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों टेस्ट ही सरकार की सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की उसमें मुफ्त किया जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर 499 रुपीज का रेट गवर्नमेंट ने इसका रेट फिक्स किया है। अब कोरोना वायरस की तीव्रता। कोरोना वायरस डिजीज होने के बाद इसकी कैटेगराइजेशन 3 तरीके से की जा सकती है। ये माइल्ड हो सकता है, या मॉडरेट डिजीज हो सकती है, या सिवियर। माइल्ड डिजीज उन पेशेंट्स को हम बोलेंगे जिनको या तो फीवर है नहीं, या तो बुखार नहीं है, या बहुत बुखार। ऑक्सीजन सैचुरेशन जिनकी, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से देखी जाएगी, वो 94% से ज़्यादा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम 2 रीडिंग्स लेंगे 10 मिनट की गैप में। या फिर उनमें लॉस ऑफ स्मेल, या फिर हल्की खांसी या खांसी होना, हल्का बदन दर्द या दस्त, इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स होते हैं, या तो एक या सारे, तो उनको हम माइल्ड पेशेंट्स मानेंगे और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो घर पे की जा सके। होम आइसोलेशन करके इसका पूरा प्रोटोकॉल है, जो कि आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 90% तक रहती है रूम में बिना ऑक्सीजन के या बिना ऑक्सीजन कंसंट्रेट, और मॉडरेट फीवर रहता है जो कि 99 डिग्री से ज़्यादा बट 102 डिग्री से कम, और सांस लेने में कठिनाई हो, या काफ़ी गीली या सूखी खांसी हो, या फिर उनके अंदर जैसे पहले अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डिजीजेज जैसे कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या डायबिटीज़ है, कैंसर है, निमोनिया है, इन सब पेशेंट्स ये पेशेंट्स होते हैं, इनको हम मॉडरेट कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि इनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। और सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स रहेंगे जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम रहती है और उनको बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है और वो पैरासीटामोल 650 mg लेने के बावजूद भी कम नहीं हो, और अगर वो बेहोशी की हालत में हो। तो इस तो हमारे कैटेगराइजेशन थी, इसके अंदर जो मॉडरेट और सीवियर किस्म की डिजीज़ है, इसके जो पेशेंट रहेंगे इनको हॉस्पिटल में ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट रहता है, इनको हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाए। जो माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट्स हैं इनको घर पे होम आइसोलेशन में रख के इनको ट्रीटमेंट दी जाती है और घर पे ही ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाते हैं। आगे हमारा आएगा कोविड-19 के जो होम आइसोलेशन है उसके प्रोटोकॉल। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर गुरप्रीत को। डॉक्टर गुरप्रीत विल टेक ओवर। थैंक यू। एवरीवन, जैसे कि अभी डॉक्टर निखिल ने आपको कोरोना महामारी के बारे में जागरूक कराया कि ये क्या चीज़ है, इसमें कैसे कैसे तरह के लक्षण दिख सकते हैं। तो जो उन्होंने बताया कि जैसे जिनको ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं है, मामूली लक्षण है, तो उन पेशेंट को हम घर पे भी रख सकते हैं, उनको होम आइसोलेट कर सकते हैं। तो होम आइसोलेट करने के लिए लेकिन कुछ प्रक्रिया है, कुछ हर मरीज नहीं रख सकते। तो पहले होता क्या, होम आइसोलेशन यानी कि घर में उसको एकांत में रखना। तो सारे व्यक्ति घर पे ही रहेंगे, जो लोग उसके रिश्तेदार हैं जो घर पे रह रहे हैं वो घर पे ही रहेंगे, लेकिन उसको एक अलग कमरे में रखा जाएगा और उसको जल्द से जल्द पेशेंट को अगर सिम्टम आए हैं, लक्षण आए हैं, तो वो दूसरों को संक्रमित ना करे। इसलिए होम आइसोलेशन में सेल्फ आइसोलेट कैसे कर, चाहे वो भी स्वास्थ्यकर्ता से उसने संपर्क किया है या नहीं, या उसने टेस्ट करवाया है या नहीं। तो लक्षण कौन से होंगे, इसके आधार पे हम उसको होम आइसोलेट करेंगे। उसमें सबसे पहले बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, पेशेंट को कुछ भी ना हो तो थकान महसूस रहेगी, थका थका रहेगा, शरीर दर्द रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है, स्वाद और खुशबू चले जाएगा, दस्त लग सकते हैं और आंखों में सूजन हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ हो सकता है सिम्टम्स को लक्षण ना दिखने, जैसे स्वाद और खुशबू। अभी इस वेव में जो ये मरीज आ रहे हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा,
बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है और गले में खराश आ रही है। होम आइसोलेशन की बात करता है, यानी कि कौन कौन से जस्टिफाई करेंगे या जो जो लोग कर सकते हैं, जिनको होम आइसोलेट कर सकते हैं, उसमें बहुत हल्के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले मामले जो संपर्क में आए हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हम निवास उनके निवास पे ही होम आइसोलेट करते हैं। उसके लिए एक हर टाइम देखभाल करता, यानी कि केयर गिवर हो, जो उसकी केयर कर सके, जो उसको चाहिए वो उसको प्रदान कर सके। रोगी और परिवार के सदस्यों को ये जरूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें अगर उनके लोगों के पास स्मार्टफोन है। रोगी अपने स्वास्थ्य की सूचना निरंतर स्वास्थ्यकर्ता को देता रहेगा। इसके अलावा होम आइसोलेशन में अगर कोई व्यक्ति या कोई रोगी अक्षम है प्रतिरक्षा के, यानी सेल्फ केयर के अक्षम है, क्योंकि इसमें जरूरी केयर गिवर टाइम देखेगा उसको जो खुद भी अपनी केयर करनी है उसके लिए। लेकिन कुछ लोग कुछ बीमारी ग्रस्त पहले होते हैं, बीमार ग्रस्त पहले होते हैं, जो अपना इलाज अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, जैसे कैंसर के मरीज हैं, जहाँ कुछ लोग जो हैं उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके प्रत्यारोपण हुआ है किसी अंग का, तो ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में रखने की इजाजत नहीं मिलती है, शुरू से ही नहीं मिलती है। उसके अलावा बुजुर्ग लोग हैं, उनको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, 60 साल के आयु से ज्यादा वाले, और खासकर उनमें से भी वो लोग जिनको उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोई हार्ट की बीमारी है, मान लो बाईपास हुआ है, फेफड़े गुर्दे या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद ही वो लोग उनको इसकी इजाजत दी जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के होम आइसोलेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? उसमें क्या है कि सबसे पहले वो रिक्वेस्ट डालेगा, वो अपना आइसोलेशन के लिए अनुरोध करेगा जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको। उसके बाद में हेल्थ केयर वर्कर जो है घर पे जाके निरीक्षण करेगा कि हाँ वाकई उसके घर में आइसोलेशन की बन सकती है, उसको एक अलग कमरा दिया जा सकता है। देन उसके बाद उससे एक शब्द पत्र लिया जाएगा कि मैं अपनी सेल्फ केयर करने के लिए जहाँ मेरे पास एक मेरी देखभाल करता मेरे पास मौजूद है, तो उसी केस में उसको इजाजत दी जाएगी। और ये स्वास्थ्य कर्मी इंश्योर करेगा, ये देखेगा, जांचेगा कि हाँ मैं उससे जो मेरा मरीज है मैं उससे लगातार संपर्क साध सकता हूँ या नहीं। और लक्षण के 10 दिन बाद, लक्षण आने के या टेस्ट होने के, टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जो लक्षण आए उसके 10 दिन के बाद मरीज की जो आइसोलेशन है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो अपने परिवार में वापस आ सकता है। मरीज के होम आइसोलेशन के दौरान उपचार की प्रक्रिया रहेगी। उपचार में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, किट दी जाती है मरीज को, उसमें कुछ तरह की गोलियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले पैरासिटामोल है जो बुखार उतारने की गोली होती है, जो 600 मिलीग्राम, उसको 6 घंटे बाद वो लेता रहेगा। लेकिन अगर बुखार 6 घंटे से ज्यादा 6 घंटे के बाद लेने से, दवाई लेने से नहीं उतरा, तो 4 घंटे में भी वो ले सकते हैं दवाई। अगर बुखार वायरस में वो से उतर ही नहीं रहा है मान लो, तो वो स्वास्थ्यकर्ता को फोन करें और डॉक्टर से सलाह लेकर उसमें कुछ और दवाइयाँ होती हैं जैसे कि नेप्रोक्सन है या फेनामिक एसिड है, तो वो भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट 5 दिन सिम्टम उसके ज्यादा 5 दिन से ज्यादा चल रहे हैं, उसको सांस में थोड़ी तकलीफ आने शुरू हुई, तो उसमें एक इनहेलर आता है डिस्पेसर, तो इनहेलर बुडेसोनाइड उसका नाम है, जिसको बुडीकॉट के नाम से आता है, तो 800 माइक्रोग्राम वो दिन में 2 बार उसके एक पफ वो लेगा। देन उसके पेट में अगर कोई दिक्कत है, जलन रह रही है, दवाइयाँ नहीं खा रहा है, तो उसको एक एंटासिड जो है पेंटोप्रोजोल या प्रोमोटिडिन भी दिया जाता है। खांसी के लिए अगर खांसी ज्यादा है तो कफ सिरप उसको प्रदान किया जाता है। उसके बाद कुछ रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ होती हैं जैसे लिंक है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये उसको प्रतिदिन लेना होगा। गर्म पानी में नमक डाल के वो गरारे करता रहे। इसके अलावा स्टीम ले, खूब पानी पिए और सब्जियां और फल ज्यादा मात्रा में लें। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज की देख रेख कैसे की जानी है, तो इसमें मरीज क्या क्या देखेगा, तो इसके बारे में हम अब समझेंगे। इसके लिए एक लॉग चार्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये लॉग चार्ट वो प्रति अब लोगों को अब आइडिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि खून की मात्रा, खून में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ये बहुत जरूरी है जानना ऐसे मरीजों में। तो वो
अपनी हर 4 घंटे में वो देखेगा और यहाँ पे नोट करेगा कि कितने प्रतिशत आई है। चिकित्सा सहायता की कब जरूरत रहेगी, कब वो चिकित्सा सहायता लेनी है। अगर वो माइल्ड सिम्टम्स के चलते जा रहे हैं, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिकित्सा सहायता तब ली जाएगी जब उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही हो, तो वो हाँफ रहा हो, जोर लगा के सांस ले रहा हो, तो उसका जब रेस्पिरेटरी रेट जो है 24 से ऊपर आ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाए, यानी कि SpO2 93% से नीचे चले जाए, सीने में लगातार दबाव या दर्द रहे, चेस्ट टाइट लगे, उसको टाइटनेस लगे, बुखार उसका 101 डिग्री से कम ना हो रहा हो और 5 दिन से ज़्यादा हो गया हो, खांसी भी उसको लगातार रह रही हो, और उसको मानसिक रूप से उसको कुछ भ्रम पैदा हो गया कि मेरे साथ क्या होगा, ऐसी स्थिति में जहाँ उसमें चेतना की कमी हो, ठीक से बोल ना पा रहा हो, दौरा पड़ने लग जाए, उसको हाथ पाँव में किसी तरह से सुनपन या कमजोरी आ जाए, या उसके होंठ या चेहरे का रंग नीला पड़ना शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में उसको इमीडिएटली स्वास्थ्य कर्मी को अप्रोच करना है, उससे बात करनी है और हॉस्पिटल में दाखिल होने की सुविधा देनी है। तो इसके लिए वो हेल्पलाइन नंबर भी कर सकता है स्वास्थ्य कर्मी के अलावा, जो ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर से बात, जहाँ एम्बुलेंस लाने के लिए 108 से संपर्क कर सकता है। SpO2 कम होने पर क्या करें? अब बीच में ऐसा होता है कि आपने 2 रीडिंग, जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया था कि 10 मिनट के अंतराल में 2 रीडिंग लेनी है। अब एक रीडिंग आपकी ठीक आ गई, दूसरी रीडिंग आपकी गड़बड़ वाली आ गई, आपको ये लगेगा कि मेरा SpO2 लेवल कम हो रहा है। उस केस में मरीज को उल्टा लेटने को कहा जाता है, प्रोन पोजीशन। तो ये प्रोनिंग वो घर पे खुद कर सकता है, सेल्फ प्रोनिंग बोलते हैं, यानी कि उल्टा लेटना। और इसके अलावा अगर आजकल जैसे कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ लोगों ने ले रखे हैं, तो हम सबसे पहले उल्टा लेटने की विधि के बारे में जानेंगे कि उल्टा लेटने की विधि से प्रोनिंग कैसे करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी विधि क्या है। तो इसमें हमने 4 या 5 पिलो लेने हैं, 5 तकिया लेना है, जो सराहना बोलते हैं इसको। 2 तकिए हम अपने पैरों की तरफ रखेंगे, पाँव की तरफ रखेंगे, 2 तकिए हमारे छाती वाली जगह पे आएंगे और 1 तकिया हम अपने सिर के ऊपर रखेंगे और इन तकियों के ऊपर उल्टा लेट जाएंगे। और हमारे जो 2 तकिए, बीच वाले जो तकिए हमने ये आप स्क्रीन पे देखो लगा रखे हैं, ये हमारी छाती के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से हमने आधा घंटा लेटना है। उसमें लेटना है, फिर हमने दाईं ओर करवट ले लेना है। दाईं ओर करवट लेने के बाद जब 1.5 घंटा हो जाएगा, तब आप आधा घंटा के लिए, जैसे रिक्लाइनिंग पोजीशन है, थोड़ा बैठे थोड़ा लेटे, ऐसे आप थोड़ी देर लेटे रहोगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी है, गर्भवती महिला है, वो ये ना करे। बहुत ज्यादा मोटापा है जिन लोगों को, वो ये ना करें। जहाँ एकदम से खाना खाने के बाद इसको प्रैक्टिस ना करें। खाना खाने के एटलीस्ट 2 घंटे बाद ये करते हैं, और इसके मल्टीपल साइकिल कर सकते हो। एक दिन में आप 18 घंटे भी मुद्दा लेट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर, अब आपको 3 वीडियो दिखाएंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर का कैसे यूज करना है। अभी जैसा कि आपने देखा कि आपको 3 वीडियो दिखाए हैं, हमें आशा है कि ये आपको वीडियो जो है हेल्पफुल होंगे अपने मरीज की दिशा सुधारने के लिए। इसके बाद मरीज के लिए होम आइसोलेशन दौरान जो दिशा निर्देश हैं वो क्या रहेंगे? रोगी को 3 लेयर वाला मेडिकल मास्क पहनना चाहिए, और जरूरी है उसके लिए, अपने अगर उसने घर पे रह के अपने दूसरे लोगों को बचाना है। 8 घंटे के इस्तेमाल के बाद जहाँ मास्क अगर पेशेंट के थूक से गीला हो जाए तो उसको मास्क उसी टाइम बदल लेना, नहीं तो 8 घंटे वो लगा सकता है। उसके बाद में उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में डाल देगा संक्रमण मुक्त होने के लिए, बाद में उसको कचरे में जा सकता है। रोगी को एक अलग निर्धारित कमरे में घर के बाकी सदस्यों से अलग रखना होगा, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, जहाँ जिनको कुछ बीमारियां हैं, हृदय की बीमारियां हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर है, जहाँ डायबिटीज के मरीज हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी शिष्टाचार का पालन करेगा। आगे आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य संबंधी शिष्टाचार या रेस्पिरेटरी एटिकेट्स क्या है। हाथों को नियमित रूप से वो 40 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएगा। अगर हाथ उसके साफ है, मान लो उसके रिशन अपनी उसके थूक वगैरह नहीं लगा है, या नाक रिशन नहीं लगी है, तो वो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से भी अपने हाथ जो है वो साफ कर देता है। व्यक्तिगत सामान अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करेगा, वो अपना सामान वो अलग रखेगा, दूसरे लोग उसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में
उसको आराम करना है। घर पे अपने कमरे में कमरा हमेशा खुला रहना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, और उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसके बाद जो सतह हैं, जो सरफेसेस हैं उसके कमरे में, जैसे कि दरवाजों की कुंडियाँ, हैंडल हैं इत्यादि, उनको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से नियमित रूप से साफ करे जाना चाहिए। जहाँ पे रोगी को लगता है कि मुझे अब डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, तो वो डॉक्टर से बात भी करे कि मेरी कंडीशन किस तरह से है, और उनकी हिदायतों का पालन करे और अपना ब्लॉक चार्ट भरता रहे। तो सांस लेने और खांसने के जो शिष्टाचार है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक साफ कपड़ा और टिश्यू, जहाँ टिश्यू अपने पास रखेगा खांसने और छींकने के लिए, और अगर उसने कपड़ा तो निरंतर उसको हाइपोक्लोराइड में पहले असंक्रमित करके धो के फिर दोबारा से यूज करेगा। टिश्यू अगर यूज कर रहा है तो उसको उसी टाइम कचरे के डब्बे में वो फेंक देगा। उसके बाद में अगर आपके पास एकदम से खांसी आ गई है, कपड़ा भी पास में नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, तो इस तरह से कोहनी को मोड़ेगा, इस तरह से खांसी अपने कोहनी में करेगा। छींकने या खांसने के बाद हमेशा अपने हाथ को साबुन से धोएगा। जहाँ अगर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर है तो उसका उपयोग करेगा। रोगी को आहार के लिए मैं बता दूं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि पानी पीना है। अगर उसके अपने वायरस को अपने शरीर से निकालना है तो पानी पिए तरल पदार्थ में, और इसके अलावा पानी के अलावा सूप, चाय और रस भी ले सकता है। और भोजन जो है वो थोड़ा पहले से अधिक करने की जरूरत है, और भोजन को बांट के, अगर पहले 3 बार कर रहा है तो 4 से 5 बार करे, लेकिन क्या उसकी कैलोरी इंटेक जो है भोजन ज्यादा मात्रा में करनी चाहिए। और भोजन में ज्यादा से ज्यादा दूध, अंडे, फल, सब्जियां और हरी सब्जियां खासकर ये उसको शामिल करनी चाहिए। अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी और डाउन होती है, कम होती है। इसके अलावा जो उसको खांसी है उसके लिए शहद, अदरक, अनानास और सूप, गर्म सूप, ग्रीन टी ले सकता है। और जैसे गाँवों में हल्दी वाला दूध डाला हुआ गर्म दूध, वो आराम से ले सकता है। रोगी के लिए और कुछ सलाह जो है उसमें ये है कि वो अपने परिवार के साथ नहीं मिलेगा, अपने रूम में आइसोलेट होकर रहेगा। अगर उसे बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, फोन से बात कर सकता है। जहाँ अपना मन मिलाने के लिए वो सोशल मीडिया पे जा सकता है, टीवी देख सकता है और फिल्म वगैरह देख सकता है। अब मास्क जो है ये सबसे जरूरी है आपके लिए, और खासकर जो कोरोना के मरीज हैं जहाँ उनके जो संपर्क में आए लोगों के लिए, कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। चाहे आप कपड़े का मास्क डाल रहे हो, चाहे आप सर्जिकल मास्क डाल रहे हो, तो आपका मुंह और आपका नाक पूरी तरह से ढका होना चाहिए। जैसे कि ये इसमें 3 लोगों को दिखाया गया। पहले में उसने ठीक तरह से मास्क लगाया, पूरे का पूरा मुंह ढका हुआ है। दूसरे में उसने सिर्फ कान पे मास्क लटकाया हुआ है, तो और तीसरे में उसने ठोडी पे अपना मास्क रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है कोरोना को हम हरा नहीं पाएंगे अगर दूसरे और तीसरे पिक्चर पे जाएं जो जिन्होंने इस तरह से मास्क रखे हैं। मास्क लगाना है तो आपको पहले तरीके से, यानी कि नाक और मुंह ढक के रखना है। देखभाल करता जो केयर गिवर है, जो पेशेंट के ऊपर उसकी सेवा कर रहा है, उसका क्या रहेगा, उसको 3 लेयर का मास्क पहनना है। हो सके तो N95 मास्क अगर अवेलेबिलिटी है तो वो जरूर पहने, ट्रिपल लेयर मास्क जरूर पहने। उसके अलावा जब भी रोगी के संपर्क में आता है, उसको कुछ खाने के लिए देने जाता है, जहाँ उसकी उसके हाथ पे लगती हैं, तो उसको अपने हाथों को आते ही साबुन से 40 तक धोना है। और अगर हाथ गंदे नहीं हुए हैं, पेशेंट की सिक्रीशन नहीं लगी है, तो अल्कोहल आधारित हैंड रब भी यूज कर सकता है। रोगी के शरीर से निकले तरल पदार्थ को बचेगा, वो लगने नहीं देगा, ऐसा वो सुनिश्चित करेगा। अगर लग जाते हैं तो वो हाथ को धोएगा। रोगी के बिछौने जो हैं उसी चीजों के, उनको सैनिटाइज किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ब्लीचिंग से। अतिथि घर पे नहीं आएंगे और घर में नहीं आने चाहिए, और उस कमरे में तो बिल्कुल ही नहीं कोई जाना चाहिए। और कमरे के जो सतह हैं उनको मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से टाइम करते रहो। नहीं तो अगर यहाँ पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं यूज होता, जैसे कि टीवी की स्क्रीन है या कुछ और चीजें हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, तो उसको 70% अल्कोहल जो सैनिटाइजर है उनसे आपको साफ करो। और कपड़े का इस्तेमाल अगर हो कपड़े के मास्क का, तो उसको पहले ब्लीच में डालो, सोल्यूशन में डालो, 10 मिनट तक भिगो के रखो, उसके बाद ही साबुन में पानी से हाथ धोने की पद्धति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 सेकंड तक, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसमें क्या है, सुमन के पद्धति जो है, सुमन के, इसमें सा से सुमन के में पहला सा जो है सीधा,
पहले आपने सीधा हाथ रखना है, इस तरह से, ये सीधा हाथ है मेरा, दोनों हाथ उनको इस तरह से रगड़ना है आपने। उसके बाद में उल्टा कर लेना, एक हाथ का सीधा, दूसरे का उल्टा, इस तरह से, और फिर दूसरा हाथ पलट लेना है। फिर आपने अपने फिंगर्स के बीच में, अपने उंगलियों के बीच में ये वाली जगह है, इनको अच्छे से साफ करना है। फिर आपने अपने मुट्ठी को साफ करना है। देन आपने अपना अंगूठा, ये वाला अंगूठा इस तरह से रखना है आपने, और इस तरह से साफ करना है इसको, ना कि इस तरह से, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे पानी बहेगा। और फिर ऐसे फिर आपने नाखून अपने साफ करने हैं दोनों हाथ के, फिर कलाई को साफ करना। तो ये सारी प्रक्रिया की 40 सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तब भी ये सारे स्टेप्स करने हैं, लेकिन आपका टाइम आधा रह जाएगा, 20 मिनट में सारे स्टेप्स करके अपने हाथ साफ कर लो। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो बनाना है, घोल बनाना है, हर रोज आपने नया घोल बनाना है, मतलब घोल फेंक देना है, यानी कि 24 घंटे के बाद आपने उस पहले वाले बचे घोल को फेंक देना और नया घोल बनाना है। और उसके बनाने के लिए दो तरह का, या तो लिक्विड ब्लीच आती है, तो उसमें प्रतिशत रहती है क्लोरीन की, एक में 3.5, एक में 5। अगर 3.5 की आपको लिक्विड ब्लीच मिल रही है तो उसका 1 भाग यूज करोगे और 2.5 भाग पानी के डालोगे, यानी कि 2.5 गुना पानी डालोगे, जितनी ब्लीच डाली उसके 2.5 गुना। और अगर आपने 5% आपने क्लोरीन की मात्रा वाली बीज आपको मिली है मार्केट से जहाँ स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा, तो उसमें आप 1 भाग बीज का डालोगे और 4 भाग, यानी 4 गुना उसमें पानी डाल दोगे। अगर पाउडर फॉर्म में दिया, आपको पाउडर मिला है, वो 70%, अगर उसमें क्लोरीन की मात्रा वाला पाउडर ज्यादातर मिलता है, तो उसमें 1 लीटर में आप 7 ग्राम पाउडर डालो। और हमेशा आप ताजा सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग सोल्यूशन जिसको बोलते हैं यूज करो। यूज कहाँ कहाँ पे करना है, इसको यूज कहाँ पे करना है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे आएगा। एक तो आप पेशेंट के कपड़े, उसके बिछौने, उसके मास्क, अगर आपने दस्ताने यूज करे हैं तो उन सभी को आपने डाल के 30 मिनट तक रखना है। उसके बाद में जो फेंकने वाली चीजें आप उसको कूड़े में फेंक दोगे, जो धोने वाली चीजें उनको आप धो लोगे। उसका पेशेंट के जो कमरे में सतह हैं, जो उसके सर्फेसिस हैं, टेबल है, उसका कुछ और चीजें हैं, उनको साफ करने के लिए यूज करोगे। दीवारों को, फर्श को, छत को साफ करने के लिए भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपसे साझा करनी चाहेंगे कि टीकाकरण जो शुरू हुआ है, कुछ लोगों को लग भी चुका होगा। और इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो आपके लिए जो मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं वैक्सीन को लेके, अभी भी कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी उनकी बन गई है, तो उसके बारे में ये आपने कुछ आपको स्पष्ट हो जाए।
ये हेल्पफुल होगा। इसके बाद यहाँ आगे चलते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के शव की संभाल अथवा अंतिम संस्कार कैसे करना है। उसके लिए मृत शरीर को जो है वो एक बॉडी बैग में डालना होता है, और जो मरीज के कंटेक्ट में लोग आए हैं, व्यक्ति जो है, उसको अपने हाथ की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। शरीर अगर उसके हाथ पदार्थ या साफ लगा है तो हाथ और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा शरीर से अगर तरल पदार्थ निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं, तो मुख और नाक के छिद्रों को बंद कर देना चाहिए। मृत को स्नान नहीं कराना, उसका चुंबन नहीं लेना या गले लगना, ऐसा अलाउड नहीं है। कोविड-19 के जो शव हैं उनको शव को लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में बॉडी में रखें। बॉडी बैग के बाहरी हिस्से को जो है 1% हाइपोक्लोराइड से धोया जा सकता है। शमशान घाट में या कब्रिस्तान में ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं करनी है, और शव के शमशान कब्रिस्तान में ले जाने के पश्चात वाहन जो है, जो व्हीकल जिसमें लेके गए हैं, उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ साफ करना है। अंतिम संस्कार करने के पश्चात राख को आप इकट्ठे कर सकते हो, उसमें जो है आप ले सकते हो, उनका जल प्रवाह कर सकते हो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार। आखिर में यही कहूँगा, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मुझे आशा है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आप और लोगों को भी जागरूक करोगे और लोगों को बताओगे, और ख़ासकर जो मास्क पहनना है वो सुनिश्चित खुद भी करोगे और दूसरे लोगों को भी कराओगे। सिर्फ वैक्सीनेशन लगवाओगे, जिन लोगों को नंबर आ रहा है वो लोग अपने वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इस कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकें। शुक्रिया।